तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सेल के बारे में, सेल के ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक होगा दैट इज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में आप सबने पढ़ा होगा क्लास 10 में भी। एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। ओम्स ने बताया था कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी चेंजेस ना किए जाएं, अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी चेंजेस ना किए जाएं और तब उस कंडक्टर में जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं, उस कंडक्टर में जो हमने बैटरी लगाई है उसके वैल्यू को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हम एक बैटरी या सेल लगा लेते हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं करंट फ्लो होने लगेगी, आई फ्लो होने लगेगी। अब अगर मैं इस V की वैल्यू को बढ़ाऊं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर एक एमीटर भी लगाया हुआ है, एमीटर लगाया हुआ है एक यहाँ पर, जो कि मेजर करे कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है। मैंने यहाँ पर एक एमीटर लगाया हुआ है। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे मैं वोल्ट मीटर यानी पोटेंशियल की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, वी ऑब्जर्व दैट कि सर्किट में फ्लो होने वाली करंट भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। बट कब? व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर remains unchanged। अब बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कंडीशन। जो फिजिकल कंडीशन मैंने लिखा है ये क्या है? तो फिजिकल कंडीशन का यहाँ मतलब है, यहाँ पे मेरा फिजिकल कंडीशन से मतलब है कि मैं कंडक्टर की लेंथ को, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को, टेम्परेचर को और ऑफ कोर्स मटेरियल, इन सारी चीजों को मैं कांस्टेंट रखने की बात कर रहा हूं, मतलब इसको मैं चेंज ना करूं। तो अगर ऐसा होता है तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट और सर्किट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा रहता है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, तो इसको आगे देखते हैं हम लोग। यानी अगर मैं इसके स्टेटमेंट पे आऊं तो इसका स्टेटमेंट हमसे कहता है, ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हमसे कहता है, इफ all the physical property, ब्रैकेट में फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड material of conductor. If all the physical properties of conductor remains unchanged, then current flowing through the conductor is
directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor, that is V is directly proportional to I. That is V is directly proportional to I. अब अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो मुझे एक कांस्टेंट टर्म लगाना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट टर्म क्या होगा? तो V इज इक्वल टू आई आर। वो कांस्टेंट टर्म क्या आता है? आर। जहां पर आर क्या है? आर। व्हाट इज आर? आर इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो मैं अगर यहां से आर की वैल्यू निकालूं तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? इट इज वी बाई आई आएगी। यानी अगर मैं यहां से एक स्लोप खींचूं, किसके किसके बीच में? एक मैं स्लोप खींच रहा हूं आई और वी के बीच में। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्लोप होगा, स्लोप, ये हैगा आर। ये क्या होगा? आर। गॉट इट? अच्छा, अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करूं कि आपने रेजिस्टेंस तो पढ़ लिया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज यूनिट ऑफ आर। क्या होती है? तो यूनिट ऑफ आर होती है ओम, और ओम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दिस वन। अब इसको ओम किसके इक्वल होता है? तो आप जानते हो वोल्ट। वी की यूनिट होती है वोल्ट, और आई की यूनिट होती है करंट। आई की यूनिट होती है एम्पियर। तो 1 ओम जो है वो 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडक्टर की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। तो अगर मैं कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में कांस्टेंट ना रखूं, मतलब उसके अंदर चेंजेस आए, तो क्या इफेक्ट आता है कंडक्टर के ऊपर, मतलब कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर? तब क्या इफेक्ट आता है? तो हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। फैक्टर affecting the resistance of conductor। तो क्या इफेक्ट आता है फैक्टर्स का? तो सबसे पहला हम फैक्टर लेते हैं, फर्स्ट फैक्टर जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं लेंथ। तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि देखो, जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो आर है, सॉरी, जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ऐसे ही दूसरा अगर हम लोग ले लें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब आपने कितना मोटा और कितना पतला कंडक्टर लिया हुआ है। तो हम लोग जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर का एरिया बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है। मतलब आपने ये चीज अपने घर में भी ऑब्जर्व की होगी कि जब अपने घर में आप एसी या कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट चलाते हो तो उसको चलाने के लिए हम लोग एक मोटे वायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो मोटे वायर को लेने से क्या होता है? मोटे वायर को लेने से जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है ताकि उसमें ज्यादा करंट फ्लो कर सके। और जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मर्ज करूं, यानी
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशन को मैंने आपस में मर्ज किया तो वी ऑब्जर्व दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक और कांस्टेंट टर्म लगेगा, वेयर व्हाट इज रो, ये रो है क्या, व्हाट इज रो, सो रो जो है दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रो क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का। रो क्या है, इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ साथ, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर भी बोला जाता है। तो अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालूं तो ये होती है आर ए अपॉन एल। अब अगर आप सपोज कर लो कि ए को आपने 1 मीटर स्क्वायर ले लिया है, इफ एंड एल को आपने 1 मीटर ले लिया है, तो यहां से जो आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो रेजिस्टिविटी विल बी आर इज इक्वल टू, सॉरी, रो इज इक्वल टू R into 1 upon 1, that is rho is equal to R। यानी सर्किट का रेजिस्टेंस ही सर्किट का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, मगर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो किसका होना चाहिए, 1 मीटर यूनिट मीटर स्क्वायर वाले कंडक्टर का और यूनिट लेंथ वाले कंडक्टर का। दैट इज यू कैन से दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी of a conductor is numerically equal to the resistance of conductor of unit length and unit cross section area। मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। गॉट इट। आगे अगर हम और देखें, यूनिट की बात करें, इसी रेजिस्टिविटी के यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, यूनिट ऑफ रो, ये क्या होती है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो यूनिट ऑफ रो, आर की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा ओम मीटर, यानी यूनिट ऑफ रो जो हो गई वो कितनी हो गई, 1 मीटर स्क्वायर हो गई। तो इससे पहले भी हमने 2 फैक्टर्स पढ़े थे। इसके अलावा अब आगे आते हैं तो एक और चीज आती है जिसका नाम है करंट डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट डेंसिटी।
तो करंट डेंसिटी होती क्या है? तो करंट डेंसिटी को अगर डेफिनेशन पे जाएं तो यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यही उस कंडक्टर की करंट डेंसिटी होती है। मतलब यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट, दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन पे अगर हम लोग लिखें, द करंट density at any point inside a conductor is defined as amount of charge, amount of current passing through unit area। मतलब यूनिट एरिया से किसी भी कंडक्टर से पास होने वाली जो करंट होगी वो क्या होगी? करंट डेंसिटी होगी। करंट डेंसिटी को जनरली जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, जे से। तो जे इज इक्वल टू होता है आई बाई ए, और इसकी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जे के ऊपर अगर वेक्टर लगाएं तो अब आप जानते हो कि आई तो स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज एरिया वेक्टर। तो यहां से अगर मैं ए निकालूं, आई निकालूं, तो आई के फॉर्मूले को लिखूंगा जे डॉट प्रोडक्ट के साथ ए, क्योंकि जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। यानी आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। नाउ क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज थीटा? तो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का है ये? तो ये सर्किट में फ्लो होने वाली करंट एंड जो सर्किट में का एरिया वेक्टर था उसके बीच का एंगल है। जैसे मान लो कि सर्किट, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर सर्किट में करंट ऐसे पास हो रही है तो इस सर्किट का जो एरिया वेक्टर है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल यहाँ पे 0 हो गया। बट अगर समहाउ करंट ऐसे पास हो रही है और जो हमारे पास कंडक्टर था वो कुछ ऐसा है, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा। तो करंट और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? वो क्या होगा? थीटा। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट तो सिंपल हो गई। इसकी यूनिट करंट डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? डेंसिटी, करंट डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? तो आई बाई ए होता है, तो आई की यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जैसे कि हमने पढ़ा ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ थी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन समटाइम्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के अंदर कुछ चीजें और, एक दो चीजें और आती हैं, जैसे कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज कंडक्टेंस एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस क्या होता है?
कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है कि कितनी इजीली चार्ज जो है किसी कंडक्टर से मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब कितनी इजीली सर्किट से करंट को फ्लो, मतलब कंडक्टर से करंट फ्लो कर सकती है, यही उसका कंडक्टेंस होता है। मतलब किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगी। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा। इसके अपोजिट अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब करंट कितनी आसानी से उसमें फ्लो कर सकती है। यानी अगर कंडक्टर्स की डेफिनेशन पे जाएं तो हम लिख सकते हैं द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर the conductance of conductor is the easy with which electric charges flows through it। ये होता है बेसिकली, आप कह सकते हो द रेसिप्रोकल ऑफ resistance is known as कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम यहाँ पर कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल जी जो होगा वो 1/r के बराबर होगा। और कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे कंडक्टेंस हुआ वैसे ही आ गई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो गई, तो कंडक्टिविटी होती है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is known as कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को यहाँ पर हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे तो कह सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखो, तो यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स को हम लोग लिखते हैं साइमन कैपिटल एस। और इसकी क्या हो जाएगी ओम इनवर्स और ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स और साइमन पर मीटर। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, और वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। है बहुत इजी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो एज वी नो दैट देखो, सबसे पहले ओम्स लॉ तो हमको मालूम है V इज इक्वल टू IR होता है। अब इस सर्किट के अंदर हम देखें तो V भी कांस्टेंट है, मतलब V भी स्केलर है, I भी स्केलर है, R भी स्केलर है, और मुझे इन सबको हटा करके यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लेकर के आनी। तो कैसे लेकर के आएंगे, तो पहले V का वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो V का V क्या होता है, V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एन अदर मेथड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V का अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ रिलेशन देखूं तो V इज इक्वल टू होता है E इंटू एल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन देखूं तो V इज इक्वल टू होता है E इंटू एल। गॉट इट। यहां से अगर अब ये हो गया हमारे पास एंड V इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं IR होता है। तो अब मैं यहां से सबसे पहले V की जगह लिखूंगा E इंटू एल, और I तो करंट रहेगी, और R की जगह हम लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे L अपॉन ए।
यहाँ से L और N कैंसिल आउट होगा, ये L और ये L कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए। अब I अपॉन ए, एज वी नो दैट कि it is I अपॉन ए, it is current density, that is J। तो मैं यहां से I अपॉन ए को भी रिप्लेस करूंगा और इसकी जगह क्या लिखूंगा, करंट डेंसिटी, दैट इज J, यानी E इज इक्वल टू दैट इज J एंड रो। अब यहां से रो को हम इधर भेज देंगे, यानी J इज इक्वल टू E अपॉन रो, J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इसी को बताया मैंने, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, तो ये कंडक्टिविटी इंटू ई। अब नाउ J भी वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो J इज इक्वल टू E रो, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग करेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, a battery of negligible internal resistance is connected across 200 volt battery and a resistance of 38 ohm as shown. Find the value of electric current, and the circuit is like that. It is a resistance and one more battery is connected here, like this. The upper battery is of 10 volt and this battery is of 200 volt and the resistance is of 38 ohm. So question says 10 volt battery of negligible internal resistance is connected across 200 volt battery and a resistance of 38 ohm as shown. Find the value of current in a circuit. तो यहाँ पर if you can see that कि there are two battery and दोनों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है। तो अगर किसी भी बैटरी के दो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो तो वो होती है पैरेलल कंडीशन। यू कैन सी दैट कि भाई ये वाली जो बैटरी है ये इधर वाले करंट को फ्लो कराना चाहेगी और ये वाली बैटरी इधर वाले करंट को फ्लो कराना चाहेगी, मगर अब करंट तो किसी भी सर्किट में केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो जो सी बैटरी बड़ी होगी वो अपने करंट को फ्लो कराएगी। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ का नेट ईएमएफ, ठीक है, सर्किट का नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट हो जाएगा दैट इज 200 माइनस 10 विच इज ऑफ 90 वोल्ट, 190 वोल्ट। एंड रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस इज ऑफ 38 ओम। नाउ करंट का फॉर्मूला हो गया नेट ईएमएफ या नेट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ है 190 और नेट रेजिस्टेंस है 38। नाउ व्हेन यू सॉल्व इट तो 19 1 जा 19 2 जा यानी 10/2 विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। यानी सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो फ्लो करेगी 5 एम्पियर की। Similarly, if we see the second question, the second question says that a wire of resistance 16 ohm and it is melted and down into a wire of half of its length. What is the resistance of new wire? What percentage change in the resistance? इस तरह के क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बात बताऊं, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम था। अब इस वायर को मेल्ट किया गया है, कट नहीं किया गया, मेल्ट कर लिया गया। क्योंकि ऐसे आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर कट कर लेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर मेल्ट किया गया है। मेल्ट किया गया मतलब वायर का जो भी पहले जो वायर था उसका जितना भी मटेरियल था वो वेस्ट नहीं हुआ है, उसको मेल्ट करके थोड़ा सा मोटा वायर बना लिया। दैट मीन्स वॉल्यूम पहले का और फाइनल वॉल्यूम बोथ आर सेम। तो इस तरीके की कंडीशन में जब किसी भी वायर को मेल्ट किया जाए, स्ट्रेच किया जाए, तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि
पहले इनिशियल कंडीशन में और बाद की कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया पहले वाली केस में और लेंथ पहले वाले केस में, दिस इज इक्वल टू एरिया दूसरे वाले केस में और लेंथ दूसरे वाले केस में। यहाँ से बस एक काम कर लेंगे हम लोग, या तो A1/A2 की वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगी हमारे पास L2/L1। अब यहाँ से हमको जो जो चीजें जरूरत होंगी वो हम लेके चलेंगे। तो ये जो है हमारे पास, ये एक यू कैन से दैट कि इम्पॉर्टेंट की है। ये जो है इम्पॉर्टेंट की है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, जब वायर मेल्ट नहीं था तो इनिशियली जो वायर था उसकी लेंथ को हम लोग L1 सपोज कर लेते हैं और एरिया को हम लोग A1 सपोज कर लेते हैं। अच्छा, वायर मेल्ट नहीं किया गया है तो उसका जो रजिस्टिविटी वायर चेंज नहीं किया तो वो कांस्टेंट बनी रहेगी। तो उस हिसाब से जो पहली कंडीशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना वो बना L1/A1। दूसरी कंडीशन हमसे क्या कह रही है, ये पहली कंडीशन में हो गया, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड कंडीशन हमसे कह रही है, जो हमने वायर था, लेंथ जो था वो हमने क्या कर दिया है, जो L2 की है वो मैंने क्या कर दी है, वो हाफ कर दी है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो L1 का 2 कर दिया है, L2 की वैल्यू क्या कर दी है, L1/2 कर दी है। तो एक काम करें, या तो L2 की वैल्यू L1/2 रखें और L1 की वैल्यू L2 रख ले, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एरिया के बारे में मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया है, तो एरिया मैं मान लेता हूं सेकेंड कंडीशन में A2 हो गया है। वी डोंट नो अबाउट द एरिया, ओके, तो उसको मैं कह नहीं सकता कि वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो सेकंड कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है R2 उसके लिए फॉर्मूला बनेगा रो L2/A2। अब करिए कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है तो दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि R2/R1 दिस इज इक्वल टू, तो R2 की वैल्यू है रो L2/A2 डिवाइडेड बाय रो L1/A1। तो यहां से रो एंड रो कैंसिल आउट, तो इसको मैं लिखूंगा L2/L1 इंटू A1/A2। अब देखो L2 की इंफॉर्मेशन तो है कि L2 जो है वो L1/2 है, मगर A1 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने कहा ना, ये की हम यूज करेंगे। ये की हमसे क्या कह रही है कि A1/A2 की जो वैल्यू है वो L2/L1 की है। तो यहां से हम A1/A2 को हटा करके और इसकी जगह क्या लिख लेंगे, L2/L1। और जैसा हमने किया, नहीं बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब क्या करेंगे, नाउ हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो R2 हमें कैलकुलेट करना है। R1 की वैल्यू क्वेश्चन में 16 ओम दे रखी थी, L2 की वैल्यू L1/2 दे रखी है, L1 को L1 ही लिख लेंगे। अगेन L2 की वैल्यू की जगह हम L1/2 लिखेंगे और इसकी जगह हम L1 ही लिखेंगे। तो देखो L1 और L1 और L1 और L1 कैंसिल, तो यहां से मेरे पास बचा 1/2 और यहां से भी बचा 1/2 एंड दिस इज R2। और 16 इधर जाकर के हो गया मल्टीप्लाई में, तो 2 2 एंड ये आ गया 4, यानी जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। बट क्वेश्चन में केवल आपसे नया रेजिस्टेंस ही नहीं पूछा था कि व्हाट परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, मतलब जो भी वायर के रेजिस्टेंस था उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, व्हाट परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। पहले रेजिस्टेंस कितना था, 16 ओम, अब रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। तो कितना चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल, पहले वाला रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। तो पहले चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले रेजिस्टेंस था 16, अब रेजिस्टेंस है 4, माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस 16 इंटू 100। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 12/16 इंटू
100। नाउ इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो व्हाट वी गेट 75%। दैट मीन्स जो फाइनल रिजल्ट आया चेंज इन रेजिस्टेंस का वो मेरे पास कितना आया 75%। मतलब वायर के रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, दैट इज ऑफ 75% वायर का रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे।